गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं आप लोग को जो पढ़ाने जा रहा हूँ वो टॉपिक है आप लोग का इन्वायरमेंटल साइंस है। कौन सा टॉपिक है भाई? इन्वायरमेंटल साइंस। और ये इन्वायरमेंटल साइंस में से जो टॉपिक है वो है आपका इन्वायरमेंटल इश्यूज। इन्वायरमेंटल इश्यूज मतलब होता है पर्यावरण के मुद्दे। ध्यान से समझिएगा क्या होता है पर्यावरण के मुद्दे। जिसको हम कहते हैं हिंदी में कहते हैं पर्यावरण के मुद्दे, या उसी को कहते हैं इन्वायरमेंटल इश्यूज कहते हैं। तो सबसे पहले समझिएगा इन्वायरमेंटल क्या होता है। तो प्रकृति में लाखों प्रकार के क्या होते हैं, जीव और जंतु होते हैं जो आपस में एक दूसरे से क्या रहते हैं, संबंध रहते हैं। ठीक, जब संबंध रहते हैं तो इन्वायरमेंटल में बहुत सारे क्या होते हैं, उससे इश्यूज पैदा होते हैं, मतलब प्रदूषण पैदा होते हैं। और ये जो प्रदूषण होता है ये कई प्रकार के हो सकता है, या प्राइमरी हो सकता है, या सेकेंडरी हो सकता है, या टर्सरी हो सकता है। क्लियर है? या हो सकता है ओडम ये कहता है, ओडम के अनुसार प्रदूषण वह है जो मुख्य रूप से क्या होता है, एक दूसरे को जो हानि पहुंचाता, जो एक दूसरे क्या रहेगा, हानिकारक हो। मतलब वो क्या हो, हार्मफुल ना हो। मतलब क्या हो सकता है वो, हार्मफुल, मतलब वो यूजफुल भी हो सकता है और वो हानिकारक भी। दोनों कहीं ना कहीं क्या होता है, एक दूसरे को हानि पहुंचाते हैं। ठीक, वो कौन कहता है, ओडम के अनुसार। तो ओडम के अनुसार कहता है कि पर्यावरण को जो भी प्रदूषित करेगा वो क्या एक प्रकार के कारक होता है, और उसी कारक को हम इंग्लिश में कहते हैं पॉल्यूटेंट कहते हैं। देखिएगा, पॉल्यूशन मतलब क्या हुआ, प्रदूषण, और पॉल्यूटेंट मतलब उस प्रदूषण को फैलाने वाले जो कारक होगा उसको हम क्या कहते हैं, पॉल्यूटेंट कहते हैं। क्या कहेंगे उसको, पॉल्यूटेंट। जैसे कि मान लीजिएगा धूल का कण हो गया, कौन हो गया आपका, धूल का कण, वो भी प्रदूषण पहुंचाता है। मृदा, मृदा को सर्प साबुन क्या करता है, प्रदूषित करता है जल के द्वारा। क्लियर हुआ? रेडियो एक्टिव ये भी एक दूसरे को क्या करता है, प्रदूषण करता है। मैं लिखवाऊंगा, टेंशन मत लो, जो पॉइंट जहाँ काम करेगा वहां मैं बोल दूंगा आप लोग को। ठीक, केवल अभी डिफिनेशन समझिएगा, उसका मतलब समझिएगा इन्वायरमेंटल इश्यूज का। क्लियर है? फिर कहता है ये इन्वायरमेंटल इश्यूज हुआ। फिर कहता है डेल नामक वैज्ञानिक के अनुसार, किसके अनुसार कहता है भाई आपका, डेल नामक वैज्ञानिक के अनुसार अमेरिका में क्या किया उन्होंने, एक तो तेल की खदान खोद दिया। मतलब वहां पास की जो रेतीली जगह था, अब समुद्र है, समुद्र में क्या निकलेगा, पानी निकलेगा, और पानी के अलावा क्या निकलेगा, तेल निकलेगा। क्या निकलेगा भाई, तेल। तो समुद्र में यही दो चीज मिलेगा, तेल मिलेगा और क्या मिल सकता है, पानी। और तेल क्यों मिलेगा, क्योंकि आप लोग को पता है कि समुद्र में अधिक मात्रा में कौन सा स्पीशीज पाया जाता है, गुड, कौन सा पाया जाता है भाई, डायटम्स पाया जाता है। और डायटम से भोज्य पदार्थ क्या रहता है, आयरन ड्रॉप के रूप में होता है। क्या रहता है भाई, आयरन ड्रॉप। और इसी डायटम से क्या बनता है, तो पेट्रोलियम पदार्थ बनता है। क्या बनेगा भाई, पेट्रोलियम पदार्थ। और जो पेट्रोलियम से जो भी निकलेगा अवशिष्ट पदार्थ वही इन्वायरमेंटल को क्या करेगा, इश्यूज पैदा करेगा, प्रदूषण पैदा करेगा। क्लियर हुआ? तो अमेरिका में अगर पूछा आपसे कि अमेरिका में कुआं किसने खोदा था, तो डेल नामक वैज्ञानिक ने। किसने खोदा था, तो डेल नामक वैज्ञानिक ने। क्लियर है? फिर कहता है, फिर देखिएगा प्रदूषण जो होने का मुख्य कारण है औद्योगिकरण और शहरीकरण। सबसे अधिक मात्रा में जो प्रदूषण हो रहा है आजकल वो केवल गांव से लोग कहाँ की तरफ आ रहे हैं, शहर की तरफ आ रहे हैं, और पूरे अधिक मात्रा में शहर को क्या करते हैं, प्रदूषित कर रहे हैं। मतलब प्रदूषित होने का या प्रदूषण फैलाने का मुख्य कारण क्या है, शहर का बनना। गांव में प्रदूषण क्या है, कम है, क्योंकि वहाँ लोग क्या करते हैं, खेती बाड़ी करते हैं। खेती बाड़ी करने के अलावा एक गड्ढा खोदेंगे और गड्ढा में जितना भी घर से जो कूड़ा कचरा निकलता है सब जगह क्या करते हैं, वो लोग एकत्रित करते हैं। लेकिन यहाँ क्या करते हैं, शहरों पे रोड किनारे फेंक देते हैं, जहाँ पास मच्छर बैक्टीरिया क्या करता है, अधिक मात्रा में ग्रो करता है। क्लियर है? जो वायुमंडल को प्रदूषित करने के साथ साथ उस एटमॉस्फेयर को भी क्या कर देता है, वो प्रदूषित करता है। क्लियर है? तो इसको सरकार ने क्या किया था, बचाव करने के लिए बहुत सारे क्या किया था, उपाय किया था। क्लियर है? तो ये कहता है, अब इसमें जो लिखने का है वो लिखेगा प्रदूषक, पहला लिखेगा पॉल्यूटेंट, पहला लिखेगा पॉल्यूटेंट, और दूसरा शब्द होता है पॉल्यूशन।
देखिए दोनों अलग अलग है। इधर देखिएगा, ये होता है प्रदूषक है, मतलब ये बीमारी फैलाने वाला, बीमारी फैलाने वाला कारक, क्लियर है। और पॉल्यूशन क्या है? बीमारी, बीमारी का नाम समझिए। जैसे इधर समझिएगा, पहले समझ लीजिए, जैसे टीबी, टीबी एक प्रकार के क्या हुआ? बीमारी का नाम। मतलब उसी प्रकार से प्रदूषण क्या है? प्रकार के पॉल्यूशन क्या है? बीमारी का नाम है। और इस बीमारी को जो पैदा करने वाला उसका नाम क्या है? पॉल्यूटेंट, प्रदूषक है। जिस प्रकार से टीबी पैदा करने वाला कौन होता है? माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, क्लियर हुआ। तो जो पॉल्यूशन होगा वो क्या होगा? बीमारी है। और इस बीमारी का होने का जो मुख्य कारण है वो कौन है? आपका पॉल्यूटेंट है, प्रदूषक है, जिसके अंतर्गत आएगा रेडियो एक्टिव आएगा, यूवी लाइट आएगा। इसमें लिखिएगा वे कारक जो लिखेगा वे कारक जो पर्यावरण को प्रदूषण फैलाता, वे कारक जो पर्यावरण को प्रदूषण फैलाता है, प्रदूषक कहलाता है। हाँ, पर्यावरण को प्रदूषण फैलाता है, वो प्रदूषक कहलाता है। मतलब एटमॉस्फेयर को जो क्या करेगा है? पॉल्यूशन ग्रो कराता है या पॉल्यूशन कराता है, उसे हम क्या कहते हैं? प्रदूषक कहते हैं, पॉल्यूटेंट कहते हैं। दोनों अलग अलग शब्द है, क्लियर हुआ। जैसे ठोस, द्रव एवं गैस के रूप में हो सकता है प्रदूषण। किस रूप में हो सकता है? ठोस, द्रव एवं गैस के फॉर्म में हो सकता है। जैसे लिखे कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड। आपको पता होना चाहिए कार्बन मोनोऑक्साइड ब्लड के साथ क्या करता है? परमानेंट बॉन्ड करता है, जबकि कार्बन डाइऑक्साइड परमानेंट बॉन्ड नहीं करता है, क्लियर है। हमारे शरीर में कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्ट किस रूप में होता है? हमारे शरीर में कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्ट किस रूप में होता है? बाई कार्बोनेट के रूप में। किस रूप में होता है? बाई कार्बोनेट। ये क्वेश्चन 2017 में सेट में पूछा था कि आपके शरीर में जो ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्ट किस रूप में होगा? तो बाई कार्बोनेट के। और ऑक्सीजन का किस रूप में होता है यार? ऑक्सी हीमोग्लोबिन के रूप में, क्लियर है। किस रूप में होगा भाई? ऑक्सी हीमोग्लोबिन। पढ़े हो ना HbO2, क्लियर हुआ था क्या? लिखिएगा क्या क्या लिखवाया आप लोग को? कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड। जो एसिड ग्राइंड पैदा करता है वो उसमें मुख्य रूप से कौन जिम्मेदार होता है? सल्फर, ठीक। सल्फर डाइऑक्साइड लिखिए, नाइट्रोजन ऑक्साइड, सल्फ्यूरिक एसिड। मतलब जितना भी जो एसिड होगा वो सब एक क्या होता है? प्रदूषक है, पॉल्यूटेंट है। इसके अलावा लिखिएगा रेडियोधर्मी पदार्थ, लोहा, जस्ता, रेडियोधर्मी पदार्थ, लोहा, जस्ता, धूल, धुआं, इंडस्ट्री से निकलने वाला राख आदि। अब देखिएगा प्रदूषण मतलब समझ आ गया होगा। कहीं ना कहीं वायुमंडल को क्या करता है? ये प्रदूषण करेगा, वही क्या कहलाएगा? पॉल्यूटेंट कहलाता है। तो पॉल्यूटेंट क्या होगा? जो भी एटमॉस्फेयर को क्या करेगा? प्रदूषित करेगा, वो सब क्या होगा? प्रदूषक कहलाएगा। अब ये भी जो प्रदूषक होगा वो दो प्रकार का होता है। एक हो सकता है आपका क्या हो सकता है? अविघटनी, और दूसरा क्या हो सकता है आपका? विघटनी। मतलब एक कहते हैं नॉन डिग्रेडेबल और दूसरा क्या होता है? डिग्रेडेबल, क्लियर है। नॉन डिग्रेडेबल मतलब होता है जो अवघटनीय नहीं हो सकता, जिसको हम पूरा नवीनीकरण नहीं कर सकते, जिसको हम डाइजेस्ट नहीं कर सकते, वो क्या होगा? नॉन डिग्रेडेबल है, जिसको हम अपघटन नहीं कर सकते, क्लियर हुआ। तो पहला लिखिएगा अविघटनीय पदार्थ या अनिम्नीकरणीय प्रदूषक बोलते हैं उसको।
अनिम्नीकरणीय प्रदूषक, उसी को इंग्लिश में बोलते हैं नॉन डिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट। जिसको हम क्या कर सकते हैं, डिग्रेडेबल नहीं कर सकते। जैसे समझिएगा, उसी को हिंदी में कहते हैं, क्या कहते हैं भाई अपन, अनिम्नीकरणीय प्रदूषक। क्या कहते हैं भाई, अनिम्नीकरण प्रदूषक। अब इधर समझिएगा, नॉन डिग्रेडेबल बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं भाई, नॉन डिग्रेडेबल। इसका मतलब समझिएगा, नॉन डिग्रेडेबल मतलब कहता है इसको हम अपघटनी नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, मान लीजिए आपके पास प्लास्टिक का बॉटल है। क्या आपके पास प्लास्टिक का बॉटल है, क्लियर है। दूसरा दिया है कांच, दूसरा क्या दिया है भाई, ग्लास। तीसरा दिया है एल्युमिनियम, रेडियो एक्टिव। क्या दिया अभी आपका, रेडियो एक्टिव। और दिया है आपका पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड, डीडीटी। ये सब क्या होता है, नॉन डिग्रेडेबल है। मतलब हम दोबारा क्या कर सकते हैं, विघटनी नहीं कर सकते। जैसे कि आप देखिएगा अभी मार्केट में जो प्लास्टिक आता है, वो प्लास्टिक दो किस्म का आता है, एक ज़्यादा मोटाई वाला और एक कम मोटाई वाला। तो जो कम मोटाई वाला होता है वो नॉन डिग्रेडेबल होता है। क्या होता है, नॉन डिग्रेडेबल। और जो मोटाई वाला होता है वो क्या होता है, डिग्रेडेबल होता है, जिसको हम आसानी से अपघटन कर सकते हैं। नहीं पता तो ये सिंपल लॉजिक सुन लो। जब आप बर्थडे मनाते हो तो बर्थडे मनाते हो कैसे, जो नीचे पीछे झालर की तरफ लटकाते हो ना, लटकाते तुम लटकाते हो, वो धागा को एक एक तरफ दो लोग पकड़ना और खींचना उसको। जब खींचोगे एकदम पतला रहेगा लेकिन भयानक मजबूत हो जाता है, क्लियर है। तो वो क्या होता है, नॉन डिग्रेडेबल होता है। आया समझ है, नहीं आया, क्लियर हुआ। और वहीं पास अगर ये मोटी बॉटल है तो ये क्या है, डिग्रेडेबल है, इसको आसानी से आप डिग्रेडेबल कर सकते हो। क्लियर हुआ तक क्या। वहीं पास होता है ग्लास। तो देखिएगा ग्लास भी कई किस्म का आता है, एक तो डिग्रेडेबल होता है, दूसरा क्या होता है आपका नॉन डिग्रेडेबल, तीसरा होता है रेडियो एक्टिव, ठीक। फिर अगला क्या होता है, पेस्टिसाइड, अगला क्या होता है, इंसेक्टिसाइड, अगला क्या होता है, डीडीटी। आजकल डीडीटी नहीं मिलता, सरकार इस पे क्या कर दिया है, बैन कर दिया है। क्यों, क्योंकि इससे बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म का क्या हो जाता है, डेथ हो जाता है, जो मृदा की उर्वरा शक्ति को क्या करता है, कम करता है। पहले गाँव में मच्छर भगाने के लिए डीडीटी का क्या करते थे, उपयोग करते थे, आजकल मिट्टी तेल का उपयोग करते हैं। क्लियर हुआ था क्या। तो ये सभी क्या होगा, नॉन डिग्रेडेबल होगा, अविघटनीय प्रदूषक होगा, जिसको हम दोबारा डिग्रेडेबल नहीं कर सकते। उसी में और लिखिएगा, क्लियर हुआ था क्या, कोई डाउट कहीं पास। ये फूड चेन को क्या करता है, ये इफेक्ट करता है। दूसरा लिखिएगा बायोडिग्रेडेबल, बायोडिग्रेडेबल जैव विघटनीय प्रदूषक। लिखेगा जैव विघटनीय प्रदूषक। अब देखिएगा बायोडिग्रेडेबल नाम से पता चल रहा है, बायो मतलब क्या होता है, जैव, विघटनी मतलब क्या होगा, डिकम्पोज हो जाना, वो क्या कहलाएगा, बायोडिग्रेडेबल। जैसे मान लीजिएगा, इधर समझिएगा, जैसे मनुष्य का मान लीजिएगा कोई कपड़ा है या लकड़ी का टुकड़ा है, ठीक, ये कहाँ आएगा, सॉइल के सरफेस में आएगा। और सॉइल के सरफेस में आने के बाद कौन आएगा, इसमें सॉइल में कौन रहता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म रहेगा। वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसको क्या करेगा, डिकम्पोज करेगा। और डिकम्पोज मतलब पूर्ण रूप से क्या कर दिया, अपघटन कर दिया। और ये एटमॉस्फेयर के सॉइल में क्या हो गया, पुनः सॉइल का फॉर्मेशन कर दिया, मृदा का निर्माण हो गया। तो वो क्या होगा, बायोडिग्रेडेबल प्रदूषक हो जाएगा। मतलब हम इसको आसानी से क्या कर सकते हैं, अपघटित कर सकते हैं, वो क्या होगा, बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूशन कहलाएगा। जैसे कि मल, मूत्र, कागज, घरेलू अपशिष्ट,
बाल, हड्डी, ये सब क्या होता है, बायोडिग्रेडेबल है। बचपन में बढ़ते थे कि बाल मरने के बाद भी बढ़ता है, अरे कहाँ बढ़ेगा, वो तो ऑर्गेनिज्म का डेथ हो गया, सर्वाइव भी नहीं कर पा रहा है, तो बाल बढ़ेगा क्या, नहीं बढ़ेगा, क्योंकि बाल किसका बना होता है, कैरोटीन का, ठीक। और कैरोटीन है तो मतलब कैरोटीन क्या होता है, एंजाइम्स होता है। आप लोग को पता होना चाहिए, जो आप लोग शैम्पू लगाते हो, क्या लगाते हो, शैम्पू लगाने के बाद बाल का आपका क्या हो जाता है, पतला हो जाता है, सिल्की हो जाता है। इसका कारण समझते हो, क्यों, क्योंकि शैम्पू में क्या होता है, कैटिनेस एंजाइम होता है। कौन सा एंजाइम होता है, कैटिनेस एंजाइम, ठीक। जो कैरोटीनेस एंजाइम क्या करता है, वो कैरोटीन जो रहता है, जो कैरोटीन है ना, उसकी दीवार को धीरे धीरे क्या करता है, पतला करता है। इस कारण बाल क्या होता है, सिल्की हो जाता है। आया समझ, नहीं आया लगता। इसलिए शैम्पू हमेशा नहीं करना चाहिए, क्लियर है। तो दूसरा समझ आ गया, बायोडिग्रेडेबल मतलब हम इसको अनुशासन क्या कर सकते हैं, अपघटन कर सकते हैं। तो मल मूत्र हो गया, कागज हो गया, ये सब क्या होगा, बायोडिग्रेडेबल होगा। क्लियर हुआ तक क्या, कोई डाउट कहीं पास यार। इसके बाद कहता है आपका, हाँ अगला, इसके बाद लिखिएगा इसी में प्रदूषण के प्रकार। अब लिखिएगा टाइप्स ऑफ पॉल्यूशन। अगला लिखिएगा टाइप्स ऑफ पॉल्यूशन। अभी लिखवाएंगे यार, प्राथमिक, द्वितीय प्रदूषक, तृतीय प्रदूषक क्या है, ठीक। अब लिखेंगे टाइप्स ऑफ पॉल्यूशन, प्रदूषण के कारक। लिखवा दे यहीं पास, कौन प्राथमिक कारक है, कौन द्वितीय कारक है। अभी आगे लिखेंगे प्रदूषण के प्रकार में। और थोड़ा जल्दी आया कर मिस्टर विपिन जी। चलिए अब देखते हैं टाइप्स ऑफ, क्या देखते हैं अपन, पॉल्यूशन। तो देखिएगा जो पॉल्यूशन होता है वो अलग अलग प्रकार का होता है। कैसा होगा भाई, अलग अलग प्रकार का। एक होता है आपका वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, रेडियोएक्टिव प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण और भूमि प्रदूषण, सॉइल प्रदूषण। तो पहला लिखिएगा, इसका प्रकार लिखने की जरूरत नहीं है यार, तो हर कोई जान गया होगे आप लोग। तो पहला लिखे आप लोग एयर पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन। समझा दूं इसको मैं, अब ध्यान समझिएगा। नाम से पता चल रहा है वायु प्रदूषण, मतलब एटमॉस्फेयर में उपस्थित जो गैसें हैं, एटमॉस्फेयर में क्या उपस्थित गैसें हैं, वो कहीं ना कहीं जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, जो जीवित कोशिकाओं हैं, उन सभी को क्या करता है, ये प्रभावित करता है। और जिसके कारण उसके शरीर का मेटाबॉलिज्म प्रक्रिया क्या जाती है, चेंज हो जाती है। वही क्या कहलाएगा, वायु प्रदूषक कहलाएगा। क्लियर है। और वायु प्रदूषक में सबसे अधिक मात्रा में जो हानिकारक हो रहा है वो लोगों को हो रहा है, केवल अस्थमा हो रहा है। केवल क्या हो रहा है, अस्थमा, मतलब ध्वल, मतलब क्या बोलते हैं भाई, जो ध्वनि के कारण ना हो के किसके कारण हो रहा है, धूल के पार्टिकल के कारण हो रहा है। और ध्वनि में कहता है एयर पे बहुत सारे क्या होती हैं, गैसेस होती हैं, जो वायुमंडल के साथ साथ ह्यूमन बॉडी को भी क्या करता है, वो प्रभावित करता है। जैसे वायुमंडल में उपस्थित कौन कौन सा गैस होगा भाई, आपका कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन और क्या होता है, नाइट्रोजन ऑक्साइड। ये वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है, क्योंकि सबसे अधिक मात्रा में किसका रहता है अभी आपका 78%, फिर ऑक्सीजन कितना परसेंट रहेगा, 21%, और कार्बन डाइऑक्साइड कितना होगा, 0.03% होगा। लेकिन आजकल इसका रेशियो बढ़ गया, 0. कितना हो गया है, 4% हो गया। क्लियर है। क्यों बढ़ने का कारण है, क्योंकि देखिएगा सरकार 3-4 पौधा को आजकल नहीं लगाता है। सरकार आजकल सजावटी पौधा को लगा रहा है रोड ऊपर, ठीक। अगर वही सरकार पीपल का पेड़ लगवाता, बरगद का पेड़ लगवाता, नीम का पेड़ लगवाता, तो शायद आज पॉल्यूशन क्या होता, कम होता। तो सरकार इस पेड़ को नहीं लगा रहा है क्योंकि हानिकारक होता है बोल के, क्योंकि बहुत सारे रोड को क्या करता है, ये कैप्चर कर लेता है, जगह को कैप्चर करता है बोल के। क्लियर है, यस में।
लेकिन हर 100 फीट के बीच में 100 मीटर के डिस्टेंस में क्या होना चाहिए, तीनों का पावर प्लांट होना चाहिए। ठीक, जिससे पॉल्यूशन क्या होगा, कम हो। क्लियर हुआ। तो आजकल देखिएगा रोड के बीचों बीच क्या करते हैं, कनेर का पौधा जो 0 फीट जो कभी ऑक्सीजन छोड़ता नहीं, ठीक ऐसे पौधे के सरकार लगवाता। क्लियर है, जो गलत चीज है। आया समझ ना। तो कहता है एयर पॉल्यूशन मतलब प्रदूषण मतलब क्या होता है भाई, एटमॉस्फेयर में क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड है, ऑक्सीजन और क्या है आपका नाइट्रोजन है। ये सभी क्या होते हैं, वायु क्या होते हैं, प्रदूषक होते हैं। इसके अलावा लिखा है यहाँ पास से वायुमंडल में विभिन्न घटक होते हैं। रासायनिक घटक हो सकता है, जैविक घटक हो सकता है या अजैविक घटक, जो कहीं न कहीं अवांछनीय पदार्थों को क्या करता है, वो हानिकारक, जो हमारे अवांछनीय पदार्थ हमारे शरीर में क्या होगा, हानिकारक होगा, वही क्या कहलाएगा, हमारा वायु प्रदूषक कहलाएगा। इसमें से जो मेन पॉइंट है उसी बस को लिखेंगे, हम पहले बता रहे हैं। इसमें से लिखिएगा मुख्य वायु प्रदूषक, मेजर एयर पॉल्यूटेंट्स, मेजर मुख्य बोलते हैं उसी को। तो एक तरफ लिखेगा प्राथमिक वायु प्रदूषक, मतलब पहला लिखेगा प्राथमिक वायु प्रदूषक, मतलब कहते हैं प्राइमरी एयर पॉल्यूटेंट। प्राइमरी मतलब होता है प्राथमिक वायु प्रदूषक। यहां से क्वेश्चन बनता है कि कौन प्राथमिक है और कौन द्वितीयक प्रदूषक है। ठीक, इसको अच्छे से रखना। पहला लिखिए वायु प्रदूषक में, मतलब प्राथमिक वायु प्रदूषक में कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन लिखिए यार, सारी क्या लिखिए, सारी लिखिएगा CO कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, SO2 और CO3 और लिखिएगा NO3, NO2, NO हाइड्रोकार्बन और लिखिएगा आप लोग DDT, PSC और लिखिएगा रासायनिक खाद। पहले समझिएगा इसको। देखिएगा एयर पॉल्यूशन का प्राइमरी एयर पॉल्यूशन मतलब जो प्राथमिक मुख्य वायु क्या होता है, प्रदूषक है, जो आसानी से कहीं भी उपस्थित होता है, जिसको किसी को बनाने की आवश्यकता नहीं होती, वो खुद बनता है और क्या करता है, वो प्रदूषण करता है। जैसे कि पहला देखिएगा कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड, ये क्या करता है, एयर पॉल्यूटेंट है। दूसरा सल्फर डाइऑक्साइड और क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड। क्लियर है, क्योंकि जो सल्फर होता है ये एसिड रेन पैदा करता है एयर के साथ मिलकर। क्लियर है। अगला क्या होता है, अमोनिया। तो अमोनिया कई चीज में क्या होता है, टूटता है, अमोनिया टूटता है ना NH3 वाले में, अमोनिया नाइट्रस ऑक्साइड में टूटेगा, नाइट्रेट में टूटेगा, कहीं ना कहीं क्या होता है, ये प्रदूषण पैदा करेगा। अगला क्या होता है, हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन मतलब जैसे सिगरेट पी रहे हैं तो धुआं निकल रहा है, बीड़ी पी रहे हैं क्या निकल रहा है, धुआं। कंडे, गोबर के कंडे से क्या जला रहे हैं, आग जला रहे हैं, उससे क्या निकलेगा, धुआं। तो वो सब क्या है, हाइड्रोकार्बन। मतलब जिसमें भी आप क्या होगा, हाइड्रोजन और कार्बन की क्या होती है मात्रा होगी, वो दोनों क्या कहलाएगा, हाइड्रोकार्बन होगा। क्लियर है। दूसरा क्या था, अगला क्या कहता है, DDT। अगला क्या होता है, BSC। ठीक, और अगला क्या होता है, रासायनिक खाद, जो खेतों में डालते हैं ना रासायनिक खाद, वो सभी कौन सा होगा भाई, आपका प्राइमरी प्रदूषक होगा। अगला लिखेगा सेकेंडरी प्रदूषक, द्वितीयक वायु प्रदूषक। द्वितीयक प्रदूषक लिखिएगा पहला पान। ये क्वेश्चन पूछता है, कई बार पूछ चुका है, पान क्या है। तो लिखिएगा पान का पूरा नाम पैरा ऑक्सीटाइल, पैरा एक्सीटाइल, पैरा एक्सीटाइल नाइट्रेट, पैरा एक्सीटाइल नाइट्रेट। क्लियर है। ये क्वेश्चन कई बार पूछ चुका है कि पान क्या है।
तो लोगों को लगता है वो पान का पूरा नाम खाने वाला लिख देते हैं। आया समझ? तो ये क्या है, पैरा एक्सीटाइल नाइट्रेट होता है। क्लियर है? ये क्या है, सेकेंडरी पॉल्यूटेंट है। ये कैसे बनता है आगे बताएंगे अभी आप लोग को। क्यों? क्योंकि नाइट्रस ऑक्साइड और हाइड्रोकार्बन के साथ जब सूर्य प्रकाश से क्रिया करता है तब क्या बनता है भाई, आपका पान का निर्माण करता है। क्लियर है? दूसरा लिखिए इसी में HNO3, नाइट्रिक एसिड बोलते हैं ना, नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4। अगला लिखिए ओजोन। ओजोन कौन सा लेयर में होता है यार? अरे हिंदी में इंग्लिश में क्या बोलते हैं? स्ट्रेटोस्फियर। पहला ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, मेसोस्फियर, फिर आयनोस्फियर। क्लियर है? तो ये क्या होता है भाई, आपका ये सेकेंडरी एयर पॉल्यूटेंट है। पहला कौन बताया मैं आप लोग को, पान। दूसरा क्या बताया, नाइट्रिक एसिड। तीसरा कौन बताया, सल्फ्यूरिक एसिड। अगला क्या बताया, ओजोन। ये सभी क्या है आपका सेकेंडरी पॉल्यूटेंट होगा। और ओजोन दिवस कब मनाया जाता है यार? 16 सितंबर। गुड। इसको केमिकल बिड्स कहा जाता है, लिखिएगा। ओजोन को रासायनिक खरपतवार कहा जाता है, केमिकल बिड्स लिख लीजिएगा। ओजोन को रासायनिक खरपतवार कहा जाता है। और लिखिएगा कार्बन मोनोऑक्साइड 50% मोटर गाड़ियों से निकलता है। 50% कार्बन मोनोऑक्साइड निकलता है गाड़ियों से। हाँ 50%। भोपाल में कांड हुआ था ना, लिखिएगा मेथिल आइसोसाइनाइड के कारण हुआ था। लिखिएगा उसको, मिथाइल आइसोसाइनाइड के कारण भोपाल में कांड हुआ था। मिथाइल आइसोसाइनाइड। आज भी वहाँ जो बच्चे पैदा होते हैं लूला लंगड़ा पैदा होते हैं उस एरिया पे। मिथाइल आइसोसाइनाइड। लिखिएगा 2 दिसंबर को राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस मनाया जाता है। लिखिएगा 2 दिसंबर को राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस मनाया जाता है। लिखिएगा 2 दिसंबर को राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस मनाया जाता है। और ओजोन क्षेत्र ऑस्ट्रेलिया में देखा गया है सबसे पहले। अंटार्कटिक में तो ऑलरेडी है ही, ठीक, लेकिन ओजोन का जो छिद्र है वो सबसे स्पष्ट रूप से कहाँ दिखाई देता है, तो ऑस्ट्रेलिया पे। हो गया। अब हेडिंग डालिएगा वायु प्रदूषण के सोर्स ऑफ एयर पॉल्यूशन। लिखिएगा सोर्स ऑफ एयर पॉल्यूशन। लिखिएगा सोर्स ऑफ एयर पॉल्यूशन। अब एयर प्रदूषण के कौन कौन सोर्स है? अब देखिएगा सोर्स मतलब सोर्स क्या होता है, बहुत सारे सोर्स हैं। जैसे आपको पता होना चाहिए ऑटोमोबाइल होता है, ठीक, कौन सा मोबाइल होता है, ऑटोमोबाइल। आपका धूल हो सकता है, प्रदूषण हो सकता है, ठीक है। भारी वाहन, मल मूत्र, ये सब क्या हो सकता है, प्रदूषण के कारक होते हैं। तो इसको लिखवाने की जरूरत नहीं है। ज्वालामुखी भी क्या होता है, प्रदूषण के कारक है, ठीक, वो क्या है उसका सोर्स है। परमाणु बम भी है, ठीक, ये सब क्या है उसके सोर्स हैं। लिखवाए इसको, नहीं है जरूरत, ये सब नहीं पूछता। चलिए लिखना है तो लिख लीजिएगा, थोड़ा बहुत लिखिएगा। ज्वालामुखी का विस्फोट एक प्रमुख प्राकृतिक क्रिया है। लिखिएगा ज्वालामुखी का विस्फोट एक प्रमुख प्राकृतिक क्रिया है। कभी कभी क्वेश्चन पूछता है कि ज्वालामुखी क्या है, वो नेचुरल पॉल्यूशन है कि सेकेंडरी पॉल्यूशन पूछता है, तो वो क्या है, प्राकृतिक घटना है, मतलब नेचुरल विस्फोटक है वो। देखिए ज्वालामुखी का विस्फोट एक प्रमुख प्राकृतिक क्रिया है जो वायुमंडल को क्या करता है, प्रदूषण फैलाती है। दूसरा
दूसरा लिखिए इसी प्रकार समुद्री के कण, समुद्रों क्या लिखे भाई आपका, समुद्री लवण के कण, उसी प्रकार खनिज लवण के कण, कोहरा प्रदूषण का एक कण, कोहरा प्रदूषण का एक कण, कुछ पौधों से उत्पन्न हाइड्रोकार्बन, कुछ पौधों से उत्पन्न हाइड्रोकार्बन, ये सभी वायु प्रदूषण के सोर्स हैं। चलिए अब अगला है डालेगा प्रमुख वायु प्रदूषक एवं उनके प्रभाव। अभी जो पढ़े ना कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, अब उसका देखते हैं प्रभाव की कहाँ पास अपना इफेक्ट करता है। तो लिखिएगा मेजर एयर पॉल्यूटेंट एंड देयर इफेक्ट। अब इसका क्या देखते हैं, इफेक्ट देखते हैं, प्रभाव देखते हैं कि शरीर के कौन सा अंग को ये प्रभावित करता है। तो पहला लिखिएगा कार्बन मोनोऑक्साइड, पहला लिखिएगा कार्बन मोनोऑक्साइड। तो वायु प्रदूषक में सबसे अधिक मात्रा में जो होता है वो 50% क्या होगा, कार्बन मोनोऑक्साइड। लिखेगा 50% भाग कार्बन मोनोऑक्साइड का होता है। और कार्बन मोनोऑक्साइड का निर्माण किससे होता है, कोयला से, पेट्रोलियम से और डीजल के दहन से होता है। किससे होता है भाई आपका, कोयला, पेट्रोलियम और ईंधन के दहन से होता है। क्या होगा, कोयला, पेट्रोलियम और ईंधन में क्या होता है, दहन से होता है। किसका निर्माण होगा, तो कार्बन मोनोऑक्साइड का। ये देखिएगा ये हीमोग्लोबिन के साथ क्या करता है, परमानेंट बॉन्ड बनाता है और ऑक्सीजन की मात्रा को क्या करता है, कम करता है। इसी कारण देखिएगा अभी बिलासपुर में पढ़े होंगे कि एक महिला और एक बेटा धुआं के मर गया घर में जब आग लगा था। तो आग लगा था ना, उसके घर के सामने पेट्रोल वाला टंकी था, फिनाइल बनाने वाला, ठीक, इसमें क्या हो गया, डेथ हो गया। हो गया, लिख लिया यहाँ तक क्या है। लिखेगा प्रति वर्ष 15 मिलियन टन कार्बन मोनोऑक्साइड का निष्कासन होता है। लिखेगा लगभग 15 मिलियन टन कार्बन मोनोऑक्साइड प्रति वर्ष निष्कासन होता है। अगर पूछा कितना टन प्रति वर्ष निष्कासन होता है तो 15 मिलियन टन। अब दूसरा होता है कार्बन डाइऑक्साइड। देखिएगा कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्या होता है, मुख्यतः जीवाश्म और ईंधन से निकलता है। किससे निकलता है भैया आपका, जीवाश्म, और दूसरा किससे निकलता है भैया आपका, ईंधन से। जीवाश्म मतलब अधिक मात्रा में किससे, कोयला से, और दूसरा जलाऊ क्या होगा, लकड़ी से, और तीसरा और कौन होगा, मनुष्य, जिससे क्या निकलता है, कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है ना कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ। और कार्बन डाइऑक्साइड हमेशा नीचे की ओर जाता है कि ऊपर जाता है, ऑक्सीजन हमेशा ऊपर से कहाँ आता है, नीचे आता है, और कार्बन डाइऑक्साइड हमेशा नीचे से कहाँ जाता है, ऊपर जाता है। लेकिन जैसे जैसे हम ऊपर बढ़ते जाते हैं ऑक्सीजन की मात्रा क्या होती जाएगी, कम होते जाएगी, और जैसे जैसे नीचे जाएंगे कार्बन ऑक्सीजन की मात्रा क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। तो पहाड़ के ऊपर में ऑक्सीजन की मात्रा ज्यादा होगी कि पहाड़ के नीचे में, नीचे में। क्लियर हुआ, आगे समझ नहीं आया। चलिए अब कार्बन डाइऑक्साइड में ये पता है आप लोग को कि कोई भी चीज क्या होता है, जलने से क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का निष्कासन होता है। और कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करने वाला कौन होता है भैया आपका,
पौधा होता है। और पौधा करता है कौन सी क्रिया करता है? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करता है, जिससे किसका निर्माण होता है? कार्बोहाइड्रेट का। किसका निर्माण होगा भाई? कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करेगा। क्लियर हुआ तक क्या? चलिए अगला लिखेंगे आप लोग, इसी में लिखे थोड़ा सा। लिखिएगा 1900 में वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता 290 ppm थी। 1900 में कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता कितना था? कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता कितना बताया भाई मैं आप लोग को? 290 ppm था। लिखिएगा 100 वर्षों में बढ़कर 100 वर्षों में यह बढ़कर 500 ppm हो गया है। अभी देखिएगा कितना हो गया है? 500 ppm हो गया है। मतलब दिन प्रतिदिन कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा क्या हो रही है? बढ़ते जा रही है। और कार्बन डाइऑक्साइड का बढ़ने का मुख्य कारण क्या है? पेड़ पौधा की संख्या में क्या होना? कमी होना। नहीं हमको यार ठीक नहीं पता, इसको हम बता देंगे ppm का मतलब क्या होता है। क्लियर हुआ यार? मापने का ये है, हाँ लिखा है ppm। चलिए दूसरा लिखेगा सल्फर डाइऑक्साइड। अगला लिखेगा सल्फर डाइऑक्साइड। तीसरा क्या लिखेंगे भाई? सल्फर डाइऑक्साइड। तो सल्फर डाइऑक्साइड एसिड रैन में क्या होता है? मुख्य भूमिका निभाती है। तो लिखिएगा सल्फर डाइऑक्साइड वायुमंडल में सल्फर युक्त जीवाश्म के दहन से होता है। सल्फर युक्त जीवाश्म के दहन से होता है। लिखिएगा एसिड रैन का मुख्य कारण है। सल्फर क्या करता है? एसिड रैन का मुख्य कारण है। क्लियर है आप? बोलते ना जो वर्षा का पहला बूंद होगा वो क्या होगा? सल्फर डाइऑक्साइड, मतलब सल्फ्यूरिक एसिड रहता है। वो क्या लिख लिया यहाँ तक के? अब मैं आप लोग को बताया था जिस जगह पे सल्फर डाइऑक्साइड रहेगा उस जगह पे लाइकेन ग्रोथ नहीं करेगा, ये तो पहले बता दिया था। इसी कारण क्या कहते हैं? एयर पॉल्यूटेंट का इंडिकेटर है, मतलब वायु प्रदूषण का क्या है? सूचक है। कौन सूचक है? तो लाइकेन। लाइकेन अलग अलग प्रकार के बताया था मैं आप लोग को। पहला क्रस्टेज बढ़ाया था, दूसरा फोलिएज लाइकेन बढ़ाया था। क्लियर है? मतलब पहला क्या होता है? जब उसे चिपका हुआ, दूसरा गद्दादार बताया था, फोलिएज प्रकार के। क्लियर है तक क्या? और तीसरा तो मॉसेस है, तो मॉसेस तो पता है आप लोग को, ठीक, स्पेक्ट्रम ग्रुप का। अब अगला लिखिएगा आप लोग नाइट्रोजन के ऑक्साइड। नाइट्रोजन ऑक्साइड NO2 NO3 सॉरी NO2 और NO। अब देखिएगा जो नाइट्रोजन ऑक्साइड होता है ये पेट्रोलियम पदार्थ के दहन से प्राप्त होता है। किससे प्राप्त होगा? पेट्रोलियम पदार्थ के दहन से। देखिए मैं पहले बता दिया, कार्बन मोनोऑक्साइड किससे निकलता है? गाड़ियों के उससे, धुआं से। कार्बन डाइऑक्साइड किससे निकला बोला मैं आप लोग को? जलाऊ लकड़ी से, ठीक बोला हूं ना, तो उसको याद रखना कौन किससे निकल रहा है। तीसरा क्या होगा? नाइट्रोजन ऑक्साइड। तो ये पेट्रोलियम पदार्थ का क्या होगा? दहन से निकलेगा। पेट्रोल पदार्थ को जलाएंगे तब क्या निकलेगा? नाइट्रिक ऑक्साइड निकलेगा। वो क्या लिख लिया यहाँ तक के? जिससे जंतुओं में क्या होता है?
बहुत सारे रोग पैदा करते हैं, जैसे लिखा है यहाँ पास हृदय रोग, श्वसन रोग, फेफड़ा तथा घाव संबंधी बीमारियां पैदा होती है। ये सबको जरूरत नहीं है पूछने का, ये सब नहीं पूछता, बाद में बताएंगे। ठीक, पौधों में क्या होता है? हरी महीनता होता है, क्लोरोसिस होता है। पौधे में कौन सा होता है? हरी महीनता, क्लोरोसिस। अगला लिखे हाइड्रोकार्बन। अगला कौन होगा भाई? हाइड्रोकार्बन। अगला क्या कहता है? हाइड्रोकार्बन। अब ध्यान समझिएगा, लिखिएगा यह कार्बनिक पदार्थों के अपूर्ण दहन से प्राप्त होता है। ये कार्बनिक पदार्थ में क्या होगा? अपूर्ण दहन से होगा। जैसे मैं आपसे पूछा, अगर मनुष्य को जला दिया जाए, किसको जला दिया जाए? मनुष्य को, या लकड़ी को जला दिया जाए और आधा जला रहेगा, या कोयला बस बना है आधा। लकड़ी जलाते हैं ना, लकड़ी देखे हो ना यार, लकड़ी को जलाने के लिए क्या बनाते हैं? कोयला बनाते हैं ना। तो वो क्या करते हैं? पूर्ण दहन करते हैं कि अपूर्ण करते हैं? अपूर्ण करते हैं, इनकम्प्लीट उसको क्या करते हैं? जलाते हैं। तो वो कौन क्या निकलेगा उससे? हाइड्रोकार्बन निकलेगा। क्या निकलेगा? हाइड्रोकार्बन। कार्बनिक पदार्थ के अपूर्ण दहन से क्या निकलता है? हाइड्रोकार्बन से निकलता है। जैसे लिखिएगा, जैसे एथिलीन, मेथेन, आइसोसाइनाइड, ये सभी क्या है? हाइड्रोकार्बन है। और फेफड़ों का कैंसर होने का मुख्य कारण क्या है? हाइड्रोकार्बन। देखिएगा, फेफड़ा का कैंसर होने का मुख्य कारण हाइड्रोकार्बन है। इसलिए बोलते हैं सिगरेट मत पियो, बीड़ी मत पियो। अगला लिखे हाइड्रोजन सल्फाइड, H2S, हाइड्रोजन सल्फाइड। लिखिएगा, यह गैस सल्फाइड युक्त खनिजों को जलाने से बहुत अधिक मात्रा में निकलता है। लिखिएगा, यह गैस सल्फाइड युक्त खनिजों को जलाने से अधिक मात्रा में निकलता है। सल्फाइड युक्त खनिज को जलाने से अधिक मात्रा में निकलता है। अब देखिए, नाम से पता चल रहा है हाइड्रोजन क्या होता है? सल्फाइड। मतलब उसमें हाइड्रोजन की भी मात्रा होगा और उसका क्या होगा? सल्फर की। जैसे अंडा सड़ जाता है, देखिए उसका खुशबू कैसे होता है? हाइड्रोजन सल्फाइड का ही बदबू आता है अंडे से। ठीक, अंडे से, हाँ, जब सड़ता है तो लिखिएगा अंडे, मतलब सड़े हुए अंडे की जैसे गंध आती है। अगर लिखे हाइड्रोजन फ्लोराइड, HF, लिखिएगा हाइड्रोजन फ्लोराइड। लिखिएगा कोयला के जलने और चिमनियों से निकलता है। लिखिएगा कोयला के जलने और चिमनियों से हाइड्रोजन फ्लोराइड निकलता है। हाँ, चिमनी से। देखिए ना, चिमनी का कारखाना रहता है ना, गुड़ापुर फैक्ट्री का। धूम्रपान का धुआं। अगला कौन धुआं कहता है? धूम्रपान, बीड़ी, सिगरेट। हो क्या? अगला लिखिए हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HCN, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो ये कोयला पेपर कारखानों से निकलता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। बिलासपुर में पेपर कारखाना इसीलिए क्या कर दिया है? बैन कर दिया गया है। क्या निकलता था उससे? HCl निकलता था, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। लिखिएगा, क्या लिखे? कल कारखानों, कोयला के कारखानों, पेपर के कारखानों से क्या निकलता है आपका भाई? HCl निकलता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड।
अगला लिखिए धुआं तथा धूल के कण, धुआं तथा धूल के कण। दुनिया में सबसे अधिक मात्रा में अगर प्रदूषण पहुंचता है तो वो क्या होता है? केवल वायु प्रदूषण होता है, हवा के द्वारा प्रदूषण होता है। अब देखिएगा धुएं से होने वाले बहुत सारे क्या हैं? बीमारी है। ये कभी कभी ये बीमारी को पूछता है। तो पहला लिखिएगा इनऑर्गेनिक डस्ट। ये काम का मैं पहले बता दिया हूँ, हेडिंग डालिएगा इनऑर्गेनिक डस्ट। कौन कौन सा डस्ट है जिससे बीमारी फैलता है? पहला लिखिए आप, क्योंकि दो प्रकार का होता है, एक तो ऑर्गेनिक डस्ट होगा, दूसरा क्या होगा? इनऑर्गेनिक डस्ट होगा। तो पहला देखते हैं इनऑर्गेनिक डस्ट, मतलब रॉ मटेरियल से डस्ट होता है। इनऑर्गेनिक डस्ट। तो इनऑर्गेनिक डस्ट में पहला डस्ट का नाम लिखिएगा कोयले का धूल, कोल डस्ट बोलते हैं। पहला बीमारी का इसका नाम लिखेगा एंथ्रोपोसिस। कभी कभी क्वेश्चन पूछता है, मैथ्स मैच के लिए देता है, कोयले की डस्ट से कौन सा बीमारी निकलता है? तो एंथ्रोपोसिस। दूसरा लिखिए सिलिका से, तो सिलिकोसिस। तीसरा लिखिए एस्बेस्टस से, एस्बेस्टोसिस। चौथा आयरन से, लोहा से, तो साइडेरोसिस। ध्यान समझिएगा, इससे क्वेश्चन आता है, मैं पहले बता दिया हूँ, मैच करने के लिए पूछता है, ऐसे 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 वाला पूछता है। इससे क्लियर है? अगर पूछा कोल डस्ट से, तो कोल डस्ट से कौन सा बीमारी होता है आपका? एंथ्रोपोसिस, एंथ्रोपोसिस। क्लियर है? अगर पूछा सिलिका से, सिलिका से कौन से, तो कौन सा होगा? सिलिकोसिस। अगला क्या होता है? एस्बेस्टोसिस या एस्बेस्टस से कौन सा होगा? एस्बेस्टोसिस। घर में लगाते हैं ना जो सीमेंट का एस्बेस्टस लगाते हैं ना यहाँ, उससे ये बीमारी होता है। अगला होता है आयरन, जो लोहा में काम करने वाला, जो फैक्ट्री में काम करने वाला जो वर्कर होगा, उसको कौन सा बीमार होगा? तो साइडेरोसिस। तो इससे ऐसा क्वेश्चन पूछता है कि कोयले की खदान में काम करने वाले मनुष्य को कौन सा बीमारी होगा? तो एंथ्रोपोसिस। आया समझ? नहीं आया? सीमेंट की फैक्ट्री में काम करने वाले व्यक्ति को कौन सा बीमारी होगा? तो एस्बेस्टोसिस। क्लियर हुआ यार? नहीं समझ? लोहे की कारखाने में काम करने वाले व्यक्ति को कौन सा बीमारी होगा? तो साइडेरोसिस, जहां पर लोहा बनता है। ठीक, अगला क्या होगा? सिलिका। तो कौन होगा आपका? सिलिकोसिस। ये सभी क्या है? इनऑर्गेनिक डस्ट है। अब लिखेगा ऑर्गेनिक डस्ट से, कौन से डस्ट से? इसका सॉल्यूशन मतलब इसका उपचार केवल एक ही है, मास्क का लगाना। इसका और कोई उपाय नहीं है। ठीक, केवल क्या है इसका उपाय? मास्क का लगाना। अभी देखिए ना, सबसे अधिक मात्रा में जो एलर्जी पैदा हो रहा है लोगों को कोरोना के बाद, क्यों हो रहा है? क्योंकि प्रदूषण इतने अधिक मात्रा में बढ़ रहा है, क्योंकि 2 साल से फैक्ट्री क्या था? बंद था। और जब 2 साल से फैक्ट्री बंद था तो उसकी भरपाई के लिए लोग इतना ज्यादा प्रोडक्शन कर रहे हैं कि बहुत ज्यादा प्रोडक्शन कर रहे हैं। इस कारण इसका प्रदूषण दिन प्रतिदिन क्या हो रहा है? बढ़ते जा रहा है। और उसका मुख्य रीजन होता है इंडस्ट्री। जितना ज्यादा इंडस्ट्री खुलेगा उतना ही अधिक मात्रा में क्या होगा? प्रदूषण होगा। क्यों नहीं हो सकता? पहले भी लोग चिमनी नहीं, लाइट नहीं था तो उजाला होता था ना। पहले लोग 8 बजे सो जाते थे ना। तो पहले वही तो ना, पहले वो माहौल में ढले हुए थे, पर अब ढल नहीं पाएंगे। क्या बात करते हैं? सब घर जाएंगे अभी। कोरोना में कैसे घर से बाहर नहीं निकले थे? नहीं निकले थे ना। क्यों नहीं निकले? बीमार पड़ता है इसका, एक फाइन लगता है। तो वही कितना हर चीज के लिए सख्त नियम होगा तभी तो लोग फॉलो करेंगे। चलिए अगला देखते हैं ऑर्गेनिक डस्ट। पहला क्या हुआ? इनऑर्गेनिक डस्ट से। दूसरा किसके कारण कहता है भाई? ऑर्गेनिक डस्ट से संबंधित बीमारी। तो पहला लिखेगा ऑर्गेनिक डस्ट से, पहले गन्ने का तंतु, कैन फाइबर।
इसको कहते हैं बागासोसिस। दूसरा लिखिए कॉटन डस्ट, इसको कहते हैं बिसोनोसिस। तीसरा टोबैको तंबाकू से, टोबोकोसिस। ध्यान से समझिएगा। पहला हम पढ़े क्या, इनऑर्गेनिक डस्ट पढ़ लीजिए। किससे किससे पढ़े अपन, कोयला से पढ़ लिए, किससे पढ़े, सिलिका से पढ़े, एम्बेस्टर से पढ़े और आयरन से पढ़े। अब देखते हैं किससे, ऑर्गेनिक कंपाउंड, क्योंकि जब पौधे में प्रकाश संश्लेषण क्रिया होगी तभी पौधे में क्या बनेगा, ऑर्गेनिक कंपाउंड बनेगा। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड में पहला कहता है केन फाइबर, मतलब गन्ने के जो तंतु होगा या जो रेशे आता है, डस्ट आता है, उससे कौन सा बीमारी होता है, तो कौन सा होगा आपका बेगासुस। क्या कहते हैं भाई इसको, बेगासिस। अगला होता है कॉटन डस्ट से, तो कॉटन से अधिक मात्रा में देखिएगा जो रुई काम करने वाले व्यक्ति रहता है वो मास्क लगा के काम करता है, तो इससे अधिक मात्रा में क्या होता है, डस्ट पहुंचता है, जिसको हम क्या कहते हैं, बाइसिनोसिस। अब अगला क्या होता है, तंबाकू। तो तंबाकू तो हर लोग मल के खाते होंगे, ठीक। तो तंबाकू से कौन सी बीमारी होता है, टोबाकोसिस। क्लियर हुआ। ये जो डस्ट है इसको याद रखिएगा आप लोग, ठीक। इसमें से केवल दो चीज को याद रखना, पहला प्राइमरी और दूसरा सेकेंडरी पॉल्यूटेंट को, और तीसरा ये ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट को याद रखना। चलिए इसके अलावा और लिखिएगा, और है सीमेंट के किल से, एरोसोल से, बता दिया, अमोनिया, ये सब क्या होता है। अब हेडिंग डालिएगा, ये तो बता दिया ना, एयर पॉल्यूटेंट का इंडिकेटर कौन है, लाइकेन है। अब लिखिएगा अब हेडिंग डालिएगा वायु प्रदूषण नियंत्रण के उपाय। अब देखते हैं कि हम कितना है, हेडिंग डालिएगा वायु प्रदूषण नियंत्रण के उपाय। तो एक मैं डायग्राम बना रहा हूं, डायग्राम के थ्रू समझिएगा कौन कौन सा प्लांट है जिसको कंट्रोल कर सकता है। देखिएगा, अब कहता है कंट्रोल ऑफ प्रिवेंटिव मेजरमेंट और एयर पॉल्यूशन, मतलब हम वायु प्रदूषण को किसके थ्रू मेजरमेंट करेंगे और वायु प्रदूषण में कौन कौन सा कारक होते हैं। तो इन सभी कारक को हम एक साथ कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। क्या कहते हैं, ग्लोबल वार्मिंग। तो कभी कभी क्वेश्चन पूछता है कि वायुमंडल में ग्लोबल जो वार्मिंग होता है उसमें सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस होती है। तो देखिएगा ग्लोबल वार्मिंग में कौन कौन सी गैस होती है, 4 गैस। पहला होता है कार्बन डाइऑक्साइड, जो कितना प्रतिशत होता है, तो 60%, मतलब सबसे अधिक मात्रा में क्या है ग्लोबल वार्मिंग में, तो कार्बन डाइऑक्साइड है। क्लियर है। दूसरा अधिक मात्रा में कौन सा गैस है पूछेगा, तो मेथेन गैस है, कितना परसेंट पूछता है, तो 20% है। तीसरा कौन है, कहता है CFC है, मतलब कार्बन फ्लोरोकार्बन है, कितना परसेंट कहता है, 14% है। और सबसे कम कौन है, तो आपका N2O है, नाइट्रस ऑक्साइड है। कभी कभी दिमाग में आता है कि ग्लोबल वार्मिंग मतलब पूछता है वायुमंडल में जो ग्लोबल वार्मिंग में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस है, तो लोगों को लगता है नाइट्रोजन 78% है। यह है समझ, तो वहाँ पास नाइट्रोजन भी दिया रहता है, आया समझ। तो कंफ्यूज नहीं होना है, क्वेश्चन अलग है। वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस पूछेगा तब नाइट्रोजन है। पूछा वायुमंडल में ग्लोबल वार्मिंग में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस होती है, तब लिखना है क्या, कार्बन डाइऑक्साइड। दोनों अलग अलग चीज है, मैं पहले बता दिया हूँ। कार्बन डाइऑक्साइड कितना परसेंट है, 60%। मेथेन कितना होगा, 20%। और CFC कितना होगा, 14%। और नाइट्रस ऑक्साइड कितना है, तो आपका 6%। सबसे कम होगा कौन, तो आपका नाइट्रस ऑक्साइड। और सबसे अधिक मात्रा में कौन है, तो कार्बन डाइऑक्साइड। इसका रेशियो को दिया रहता है, यस मत 100 देख लेना मैच करके, 60, 20, 80, 90 और 10, 100 आया समझ आ। इसको घटते क्रम में भी दे सकता है और बढ़ते क्रम में। आया कुछ समझ आ, नहीं आया पक्का।
अब देखिएगा कौन कौन सा प्लांट है जो वायु प्रदूषण को क्या करता है, कंट्रोल करता है। तो पौधे का नाम लिखिएगा, मतलब जिस जगह पे कार्बन मोनोऑक्साइड है उस जगह पे कौन सा पौधा लगाना चाहिए। तो पौधा का नाम लिखिएगा फैसियोलस वल्गेरिस, फैसियोलस वल्गेरिस। दूसरा फाइकस वेरिगेटा, फाइकस वेरिगेटा, फैसियोलस वल्गेरिस बोला, फाइकस वेरिगेटा, ये सब बरगद है, समझ रहे हो ना, सब बरगद का नाम है जो कार्बन मोनोऑक्साइड को क्या करता है, अधिक मात्रा में एब्जॉर्ब करता है। उसी प्रकार से दूसरा लिखेगा नाइट्रोजन ऑक्साइड को कम करने वाले पौधे, ये कार्बन मोनोऑक्साइड को कम करता है बरगद का पेड़। दूसरा लिखे कार्बन मोनोऑक्साइड, क्या बोलते हैं, नाइट्रोजन ऑक्साइड को कम करने वाले पौधे का नाम, नाइट्रोजन ऑक्साइड को कम करने वाले पौधे का नाम पाइनस और जूनिपेरस, पाइनस और जूनिपेरस। पाइनस और कौन होगा भाई आपका, जूनिपेरस। हो गया यहाँ तक क्या, यही दो पौधा को क्वेश्चन पूछता है। कार्बन मोनोऑक्साइड जिस जगह पे उस जगह पे कौन सा पौधा का उपयोग किया जाता है, 4 ऑप्शन दिया रहेगा, लगाना ठीक इसमें। दूसरा लिखेगा आपका कार्बन नाइट्रोजन ऑक्साइड को कम करने में कौन सा पौधा उपयोग करते हैं, तो पाइनस और जूनिपेरस। दोनों क्या है, जिम्नोस्पर्मिक, वो क्या है, एंजियोस्पर्मिक। क्लियर हुआ तक के, ये क्वेश्चन याद रखना। अब ये हो गया हमारा कौन सा प्रदूषण हुआ, वायु प्रदूषण, एयर पॉल्यूटेंट। क्लियर है, क्या क्या याद रखना है मैं बता दिया इसमें से। दूसरा लिखिएगा जल प्रदूषण, वाटर पॉल्यूशन। दूसरा लिखिएगा वाटर पॉल्यूशन। तो आए हो तो सुबह से पॉल्यूशन करके आए हो, नहीं किए हो कोई, वाटर पॉल्यूशन किए हो ना, और नहा के बस आए हो, फ्रेश भी हो, ठीक। तो सबसे अधिक मात्रा में प्रदूषण तो वहीं से होता है, ठीक। इसको हम क्या कहते हैं, वाटर पॉल्यूशन। मतलब वायुमंडल भी कहीं ना कहीं क्या होता है, जल से घिरा हुआ, और घिरा होने के कारण बहुत सारे क्या होते हैं, कारक होते हैं जो जल को क्या करते हैं भी आपका प्रदूषित करते हैं। तो जल को प्रदूषण करने का, क्योंकि आपको पता है पृथ्वी में जल के बिना कोई भी जीवन सरवाइव नहीं कर सकता। मतलब कोई भी जीव तभी सरवाइव करेगा जब जल का क्या होगा, उपस्थित रहेगा। अगर जल नहीं रहेगा तो जीवन सरवाइव नहीं हो सकता। क्लियर है, इसलिए कहते हैं जल का उपयोग बहुत कम करो, जब काम है तभी उसका यूज करो। अन्यथा आज तो पॉलीथीन में बिक रहा है पानी, कल आने वाले दिन में जार में बिकेगा पानी। क्लियर है, देख रहे हैं ना, सरकार अब नदी को डैम बना दे रहा है, और उस डैम में केवल किसका अधिकार दे रहा है, फैक्ट्री वालों का दे रहा है। अब उस नदी के वहां तक के पानी पूरा क्या रहेगा, फैक्ट्री वालों का रहेगा। नहीं है समझ, बाउंड्री बाल करके रखे रहते हैं, देखे ना, बहुत सारे नदी को घेर के रखे हैं। नहीं है समझ, एक ही प्रधानमंत्री था दुनिया में जिसके लोग तारीफ करते हैं, बाकी सब प्रधानमंत्री को तो ऐसे ही है, काम चलाओ, ठीक। वो केवल है अटल बिहारी जी। क्लियर है, आया समझ, जो उन्होंने इंडिया के बारे में सोचा था और किया भी बहुत कुछ। उन्होंने ये कहा था कि सभी नदी को आपस में एक दूसरे से क्या करो, जोड़ दो। जिस प्रकार से आपने रोड को जोड़ा है उसी प्रकार से एक दूसरे से सभी नदी को जोड़ दो। कभी भी इंडिया में पानी की कमी नहीं होगी, एक दूसरे में वो मूव करते रहे। आया समझ, उसका कोई सुने नहीं। आया समझ का, नहीं आया, अभी तो सब हाँ 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 वाले हैं। क्लियर हुआ यार, नहीं आया समझ।
क्लियर हुआ? तो कहता है वाटर पोल्यूशन, मतलब जल को प्रदूषित करने वाले जो कारक होंगे वही क्या कहलाएंगे भाई? हमारा वाटर प्रदूषण कहलाएगा। क्या कहलाएगा हमारा भाई? वाटर प्रदूषण। तो वाटर प्रदूषण देखिएगा, कहता है वनस्पतियों की कोशिकाओं में, मतलब या मनुष्य हो या पौधा हो, उन सभी में जल कितना कहता है? 60 से 90% क्या होता है? आपका जल होता है। आपके शरीर में भी है वो क्या? अधिक मात्रा में जल है, पानी है, तभी हम क्या कर रहे हैं? सर्वाइव कर रहे हैं। अगर हमारे शरीर में पानी नहीं रहेगा तो हम सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि हमारी जो प्रोटोप्लाज्मा है वो मूव कर रहा है। तो मूव किसके कारण कर रहा है? जल के ही कारण कर रहा है। क्लियर है? अगर जल नहीं रहेगा तो हमारा शरीर सर्वाइव नहीं कर पाएगा। क्लियर हुआ तक के? फिर कहता है, ये बता दिया इसमें हानिकारक जो भी रहता है जो जल को क्या करता है? प्रदूषण। तो जल प्रदूषण के स्रोत है, तो पहला स्रोत है वहित मलमूत्र। लिखिएगा जल प्रदूषण का स्रोत, तो इसमें लिखिएगा वहित मलमूत्र। पहला क्या लिखे भाई? वहित मलमूत्र। अब इसको पूरा डिस्क्राइब करने की जरूरत नहीं है। कोई भी जानवर होगा या कोई भी मृदा से बह के जो पानी आता है वो सब क्या है? मतलब क्या कहते हैं उसको? वाहित मल मूत्र कहते हैं। सरकार क्या किया? बोलते हैं नदी किनारे आपको अब वॉशरूम नहीं करना है, नदी किनारे आपको मल त्याग नहीं करना है, क्योंकि जिससे जल क्या होता है? प्रदूषण होता है। तो सरकार अब क्या किया? गड्ढा खोदवा दिया, गड्ढा खोदवाने के बाद टंकी बैठा दिया, अब बोलते हैं उसी में बैठते रहो। तो जिससे प्रदूषण क्या होगा? कम होगा। कम से कम जल प्रदूषण तो कम हुआ, और जो जल जा रहा है वो नीचे पानी क्या कर रहा है? उसको एब्जॉर्ब तो कर रहा है, और जो मल बन रहा है वो खाद के रूप में क्या होगा? उपयोगी होगा। आया समझ? नहीं आया? इसलिए टंकी में एक छोटा सा छेद रखवाते हैं ताकि उसमें गोबर के खाद या आलू ये सब को क्या कर सकता कि डाल सके। लेकिन शहर में चारों तरफ से क्या करते हैं? पैक कर देते हैं। आया समझ? तो एक जगह टैंक ऐसे खुला होना चाहिए जिसमें आप डाल सकते हो। ठीक? क्यों? ढंका लगा लो उसके बाद या क्लियर होना चाहिए। क्लियर हुआ? तो पहला क्या बताया भाई आप लोग को? वाहित मल मूत्र। दूसरा लिखिए जैव ऑक्सीजन मांग, बीओडी। बीओडी का पूरा नाम तो आप लोग को पता है, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। ठीक? जिसको कहते हैं जैव ऑक्सीजन मांग कहते हैं। सीओडी केमिकल ऑक्सीजन डिमांड बोलते हैं। तो लिखिएगा बीओडी, ये काम का क्वेश्चन है, पूछेगा। ऑक्सीकरण के लिए ऑक्सीजन की मात्रा को क्या कहते हैं? बीओडी कहते हैं। लिखिएगा इसको, डेसर लिखिएगा। लिखिएगा इकाई आयतन में, ये क्वेश्चन पूछता है कभी कभी, इकाई आयतन में रोगाणुओं द्वारा, इकाई आयतन में रोगाणुओं द्वारा जैव ऑक्सीकरण के लिए आवश्यक ऑक्सीजन की मात्रा जैव ऑक्सीजन मांग होता है। जैव ऑक्सीजन मांग होता है। हो गया यहां तक? क्या लिखिए? ऐसे जगह पर ई कोलाई बैक्टीरिया अधिक ग्रो करता है। क्योंकि ई कोलाई ऑक्सीजन का अधिक उपयोग करती है। हाँ, मतलब जिस जगह पे बीओडी है, मतलब क्या होता है? बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, मतलब वहां पास ऑक्सीजन की क्या है? मांग है। जहाँ पास ऑक्सीजन अधिक रहेगा तो उसको एब्जॉर्ब करने के लिए कौन अधिक मात्रा में रहेगा? ई कोलाई करता है। और इसी कारण ई कोलाई क्या होता है? अधिक मात्रा में ग्रो करता है। आपके शरीर के अंदर ई कोलाई क्यों ग्रो करता है? क्योंकि ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है। अगर ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं रहेगा तो ई कोलाई ग्रो नहीं करेगा। क्लियर हुआ था क्या यार? तीसरा लिखेगा यूट्रिफिकेशन, सुपोषण।
यूट्रिफिकेशन, यूट्रिफिकेशन बोलते हैं। सुपोषण, अब कहता है यूट्रिफिकेशन कहता है जैसे कि जलाशय, घरेलू अपशिष्ट, फास्फेट, नाइट्रोजन इत्यादि के अपघटन से उत्पादों के मिलने के कारण जो प्राप्त होगा उसे हम क्या कहते हैं? यूट्रिफिकेशन कहते हैं। लिखिएगा चलिए, जलाशय, घरेलू अपशिष्ट, जलाशय, घरेलू अपशिष्ट, फास्फेट, नाइट्रेट इत्यादि के अपघटन से प्राप्त होता है। जलाशय, घरेलू अपशिष्ट, फास्फेट, नाइट्रेट इत्यादि के अपघटन, लिखिए अपघटन से, इत्यादि के अपघटन से जो प्राप्त होता है वह यूट्रिफिकेशन कहलाता है। जैसे एल्गल ब्लूम का होना, जैसे एल्गल ब्लूम का होना, आप अर्पा नदी गए हो, अर्पा नदी का देखिएगा अभी पानी कैसा दिखाई देता है? लाल लाल दिखाई देता है। या पानी कैसा दिखाई देता है? हरा हरा दिखाई देता है। क्यों दिखाई देता है? क्योंकि पानी के ऊपर किसका जमा हो गया है? एल्गल ब्लूम का। किसका जमा हो गया है? एल्गल ब्लूम का। वहां पर अधिक मात्रा में क्या कर दिया है? एल्गी ग्रोथ कर दिया, तब उसे हम क्या कहते हैं? एल्गल ब्लूम। क्लियर हुआ यार? जहां पर अधिक मात्रा में क्या होगा? यूट्रिफिकेशन होगा। क्वेश्चन पूछता है कि यूट्रिफिकेशन वाली जगह पे या नदी पे कौन सा अधिक मात्रा में ग्रो करेगा? तो कौन करेगा? एल्गल ब्लूम। क्लियर हुआ था क्या? अगला देखिए, औद्योगिक बहिस्राव मतलब इंडस्ट्रियल इफ्लुएंट। तो औद्योगिक से निकलने वाले जितने भी क्या होते हैं, जो रासायनिक पदार्थ होते हैं, वो जल को क्या करेगा? प्रदूषण करेगा। कृषि विसर्जन, अगला कौन होगा भाई? कृषि विसर्जन। कृषि विसर्जन। तेल, अपमार्जक पदार्थ, लिखिएगा घरेलू अपमार्जक पदार्थ, तेल, ये सब क्या होगा? जल को प्रदूषण करने वाले कारक हैं। औद्योगिक तापीय प्रदूषण, देखिएगा औद्योगिक तापीय प्रदूषण जो जल को क्या करेगा? प्रदूषित करता है। शव को नदी में या तालाबों में बहाना, जो जलाने के बाद बहाते हैं ना नदी पे, जैसे गंगा नदी अधिक मात्रा में क्या हो रहा है? प्रदूषित हो रहा है ना, लेकिन गंगा नदी साफ भी होते जा रहा है। क्यों होते जा रहा है? उसका कारण क्या है? बैक्टीरियोफेज है। हो गया? अब जो काम का चीज है उसको लिखिएगा, जल के मुख्य प्रदूषक तत्व। अब जल में कौन कौन सा मुख्य रूप से प्रदूषक तत्व होता है? तो लिखिएगा जल का मुख्य रूप से प्रदूषक तत्व, लिखिएगा जल का मुख्य प्रदूषक तत्व। लिखिएगा जल का मुख्य प्रदूषक तत्व, मतलब जो मुख्य रूप से जल में पाया जाता है, जो उसके प्रदूषक कारक है। पहला लिखिएगा लेड या सीसा, पहला लेड या क्या बोलते हैं उसको? सीसा। यह एक जहरीला तत्व है। ये क्या है? एक प्रकार का जहरीला तत्व है। जो अधिक मात्रा में जल में क्या होता है? घुलनशील होता है। जो मछली के द्वारा कहाँ पहुंचता है? मनुष्यों में पहुंचता है। किसके द्वारा? मछलियों के द्वारा मनुष्यों में पहुंचता है, जिसे मनुष्य का गुर्दा मतलब किडनी, हीमोग्लोबिन में कमी, नर्वस सिस्टम में बीमारी, मानसिक हार, महिलाओं में गर्भपात,
ये सब देखने का होता है, वो सब किसके कारण होता है? तो लेड या शीशा के कारण होता है। हो गया, लिख लीजिए यहाँ तक। क्या जल में अधिक मात्रा में क्या होता है? लेड होता है। इसीलिए मछली देखिएगा, शार्क मछली को नहीं खाया जाता, क्योंकि शार्क मछली में सबसे अधिक मात्रा में क्या होता है? लेड पाया जाता है, शीशा पाया जाता है। क्लियर है? दूसरा लिखिएगा फ्लोराइड। दूसरा लिखिएगा फ्लोराइड्स। लिखिएगा इसके अधिकता होने से दांतों पर धब्बे पड़ जाते हैं, दांतों पर धब्बे पड़ जाते हैं, चमक कम हो जाता है, पीलापन पड़ जाता है और दांत ऐसा दिखाई देता है। इधर देखो, एक दांत ऐसा रहता है ना रेलापा जैसे, अब एक दांत ऐसा रहता है, पता है ना आप लोग को? ठीक, एक दांत ऐसा रहता है, नहीं आया समझ? अरे ये रहता है ना ऐसे रे। क्लियर है? तो दांत में ऐसे यहाँ पास क्या होता है? गड्ढे हो जाता है, ऐसे सामने देखिएगा, ऐसे गड्ढा हो जाता है, काला काला सड़ना लगा है, ये यहाँ दिखता है अलग से। अरे गड्ढा हो जाता है, ऐसे काला काला दिखता है ये वाला। हाँ, दांत ऐसे बाहर से दिखता है, फ्लोराइड की कमी से। अधिकतर बस्तर वालों को होता है, क्योंकि वहाँ के पानी में अधिकतर क्या है? फ्लोराइड है। ठीक, जिसे दांत का कालापन होना, पीलापन दिखना हो स्टार्ट हो जाता है। क्लियर है? तो किसके कारण होगा? फ्लोराइड के कारण। तीसरा लिखिएगा पारा। ये क्वेश्चन पूछता है दांत में फ्लोराइड के कारण होता है ना। तीसरा लिखिएगा पारा। लिखिएगा ऑटोमोबाइल और पेंट आदि से फैलता है, जिसे मिनी माता रोग होता है, मरकरी से। पारा से कौन सा रोग होता है? ऑटोमोबाइल। ऑटोमोबाइल या पेंट आदि में क्या होता है? पानी में घुल जाता है, जिसके कारण क्या हो जाता है? मिनी माता रोग। ये क्वेश्चन को पूछता है, अंडरलाइन करिएगा। मिनी माता रोग किसके कारण होता है? तो पारा या मरकरी के कारण होगा, पारा या मरकरी के कारण। लिख लिए आप? एक बार पूछेगा पारा के कारण कौन सा रोग होता है? तो मिनी माता रोग होगा, उसी को हम क्या कहते हैं? मरकरी रोग। तीसरा लिखिएगा जस्ता, जिंक बोलते हैं उसी को। लिखिएगा जस्ता। लिखिएगा ब्राउस। लिखिएगा ब्रास फाउंडर रोग होता है, ब्रास फाउंडर, ब्रास फाउंडर डिजीज होता है। ये कैसा होता है सर? चिलस रोग पैदा करता है, चित्ता चित्ता पैदा करता है शरीर पे पूरा। ठीक, जिसको कहते हैं ब्राउस फाउंडर रोग, जिंक करता है, जस्ता करता है। अगला लिखेगा नाइट्रेस या नाइट्राइट। लिखेगा नाइट्रेट और नाइट्राइट्स। लिखेगा ब्लू बेबी रोग होता है बच्चों को और डिसेंट्री होता है, ब्लू बेबी सिंड्रोम या पेचिस होता है, जिसके कारण शरीर का रंग क्या हो जाता है? नीला हो जाता है, क्योंकि हीमोग्लोबिन के साथ क्या करता है? मेल्ट हो जाता है। ठीक, जिसको हम क्या कहते हैं? ब्लू बेबी की बीमारी। तो बच्चा होता है देखना ब्लू बेबी जैसे दिखाई देता है, कभी कभी पिक्चर में देखे हो? यस। क्यों? क्योंकि किसके कारण होता है? नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रेट या नाइट्राइट के कारण। क्लियर होता क्या? तो ये उसके क्या हुआ? मुख्य स्रोत। तो जल प्रदूषण में इसी को पढ़ना है, जल प्रदूषण में जब भी लिखा है उसी को पढ़ना है, बाकी हमको कोई मतलब का नहीं है। आया समझ? आ नहीं आया? अब गंगा नदी तो पता है आप लोग को, गंगा नदी किसके किनारे बसा हुआ है? गंगा नमूना ना। ठीक, देख लेना यहाँ पर। उत्तराखंड से। हाँ,
कौन सा फेज पाया जाता है बता दिया हूँ मैं आप लोग को, बैक्टीरिया फेज, जल प्रदूषण के प्रभाव, ठीक है। और हाँ, कौन सा मछली पाया जाता है गंगा के नदी के किनारे पूछेगा तो गैम्बूसिया मछली, गैम्बूसिया मच्छर को, लार्वा को खाने के लिए, तो जहाँ प्रदूषण अधिक है वहाँ क्या मिलेगा, मच्छर रहेगा, और जहाँ प्रदूषण अधिक है वहाँ मच्छर है, तो मच्छर को खाने के लिए अधिक मात्रा में क्या होगा, गैम्बूसिया मछली होगा। चलिए थोड़ा सा लिखिएगा उसी में, कैडमियम के द्वारा इटाई रोग होता है, लिखिएगा कैडमियम के द्वारा इटाई रोग होता है। हाँ, कैडमियम के द्वारा इटाई रोग होता है, इटाई रोग, कैडमियम। लिखिए आर्सेनिक के कारण ब्लैक फुट रोग होता है, आर्सेनिक के कारण ब्लैक फुट रोग होता है, आर्सेनिक के कारण ब्लैक फुट रोग होता है। अब यहाँ लिखा है कौन सॉलिड वेस्ट है कौन सॉल्युबल वेस्ट है, तो समझ आ जाएगा। रसोई का कचरा वचरा सब क्या होता है, प्राकृतिक तरीके से सहनशील है, घरेलू खनन ये सब कोई मतलब का नहीं है। चलिए ये काम का है, लिखिएगा रेडियो सक्रिय प्रदूषण, लिखिएगा रेडियो सक्रिय प्रदूषण। ये काम का है भाई आपका नया, क्या कहते हैं भाई, रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन। देखिएगा लिखा है रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन, देखिएगा इसको हिंदी में कहते हैं रेडियो सक्रिय प्रदूषण। तो सबसे पहले ये जो प्रदूषण निकलता है वो केवल सूर्य प्रकाश की किरणों से निकलता है। कौन से किरणें से निकलता है, सूर्य प्रकाश की किरणें से। तो सूर्य प्रकाश की किरणें से क्या निकलता है, यूवी लाइट निकलता है, अल्ट्रावायलेट निकलता है, जो कहीं ना कहीं हमारे शरीर के क्या ना होता है, हानिकारक होता है। इसी कारण इसको अलग अलग किरणें में क्या किया गया, बांटा गया, जैसे अल्फा बीटा और गामा, ये सभी क्या है, रेडियो एक्टिव किरणें हैं। क्लियर है। तो इसमें देखिएगा कहता है परमाणु तत्व से विभिन्न प्रयोजनों के कारण क्या होता है, रेडियो एक्टिव तत्व का निर्माण होता है। इसमें से पहला होता है अल्फा, दूसरा होगा बीटा, तीसरा क्या होता है गामा। इन तीनों क्या होता है, रेडियो एक्टिव तत्व है। तो ये जब तीनों रेडियो एक्टिव तत्व है, इसमें इसका मुख्य सोर्स पूछता है, मुख्य क्या पूछता है, सोर्स। तो पहला हेडिंग डालिएगा नेचुरल रेडिएशन, पहला लिखिएगा नेचुरल रेडिएशन। नेचुरल मतलब होता है प्राकृतिक विकिरण, पहला लिखिएगा प्राकृतिक विकिरण। अब देखिएगा प्राकृतिक मतलब समझ आना चाहिए कि सूर्य प्रकाश की किरणें से निकल रहा होगा। जैसे लिखा है अंतरिक्ष किरणें, मतलब लिखिएगा कास्मिक रे, सूर्य की पराबैंगनी किरणें, लिखिएगा कास्मिक रे, कास्मिक रे, अंतरिक्ष किरणें बोलते हैं हिंदी में। सूर्य की पराबैंगनी किरणें, पृथ्वी में स्थित रेडियोधर्मी पदार्थ, पृथ्वी में स्थित रेडियोधर्मी पदार्थ जैसे यूरेनियम 235, पृथ्वी में क्या होता है वो स्थित रेडियोधर्मी, जैसे यूरेनियम 235, यूरेनियम 233 लिखे आप, अरे ऐसे लिखते ना, यूरेनियम 233, यूरेनियम 235, थोरियम 232। क्लियर हुआ यार। पोटेशियम 40, ये सब क्या होता है, नेचुरल रेडिएशन है। कभी कभी क्वेश्चन पूछता है इसको, नहीं है समझ यार। तो हमको लगता है कि ये सेकेंडरी रेडिएशन है, लेकिन नहीं है, ये क्या है, नेचुरल रेडिएशन है। अल्फा बीटा और गामा ये क्या है, रेडियो एक्टिव तो है,
लेकिन उसमें क्या होता है, जो नेचुरल के अंतर्गत कौन कौन आएगा आपका, मैं बता दिया, कॉस्मिक रे आएगा, मतलब अंतरिक्ष से निकलने वाला रेडिएशन। दूसरा कौन बताया मैं आप लोग को, सूर्य की पराबैंगनी से निकलने वाले किरणें। और जो मृदा में उपस्थित क्या होता है, रेडिएशन। तो मृदा में उपस्थित ये तीनों होता है, यूरेनियम, थोरेनियम, पोटेशियम। क्लियर हुआ, ये क्या होता है, नेचुरल रेडिएशन। दूसरा लिखिएगा परमाणु कचरा, न्यूक्लियर वेस्ट। दूसरा लिखिएगा न्यूक्लियर वेस्ट। न्यूक्लियर वेस्ट, परमाणु कचरा। तो परमाणु कचरा कहता है, जैसे परमाणु बम से क्या निकलता है, जो डस्ट निकलता है, वो कहीं कहीं क्या करता है, प्रदूषण करता है। जैसे लिखा है अपशिष्ट से विकिरण पैदा होते हैं, रेडिएशन पैदा होता है, नाम नहीं दिया लेकिन परमाणु कचरा से। ठीक। तीसरा लिखिएगा परमाणु विस्फोट, न्यूक्लियर एक्सप्लोरेशन। न्यूक्लियर एक्सप्लोरेशन। तीसरा क्या होगा भाई, न्यूक्लियर एक्सप्लोरेशन, परमाणु विस्फोट। तो इसमें लिखिएगा परमाणु विस्फोट में परमाणु बम, हाइड्रोजन बम, धूल के कण, हाइड्रोजन बम, युद्ध के समय जो छोड़ते हैं ना हाइड्रोजन बम। जापान में हिरोशिमा या नागासाकी शहरों में बम विस्फोट। जापान में हुआ था ना यार, हिरोशिमा नागासाकी बम, जहां आज भी बच्चे क्या होते हैं, लूड़े और लंगड़े पैदा होते हैं। हो गया। अब थोड़ा सा लिखिएगा कुछ तथ्य, स्मरणीय तथ्य। लिखिएगा रेडियो सक्रियता को मापने वाले यंत्र को क्या बोलते हैं, रोन्टजन बोलते हैं। लिखिएगा रेडियो सक्रियता को मापने वाले यंत्र का नाम रोन्टजन होता है। रोन्टजन। और लिखिएगा द्वितीय विश्व युद्ध कब हुआ था, 1945। लिखिएगा द्वितीय विश्व युद्ध 1945 में हुआ था। जहाँ पास कौन सा बम गिरा था, तो हिरोशिमा और नागासाकी शहरों पे बम गिरा था, परमाणु बम। लिखिएगा परमाणु बम गिराया गया था द्वितीय विश्व युद्ध में, हिरोशिमा नागासाकी बम जगह पे था। और नेक्स्ट हम लोग कल पढ़ेंगे वायु प्रदूषण को, सॉइल प्रदूषण को और आपका साउंड पॉल्यूशन को। कल कोशिश करेंगे टॉपिक खत्म करने का।